हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर इकोनॉमिक्स लेसन 3, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, यानी कि फर्स्ट 2 लेसन, तो इससे देखने से पहले आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि लेसन 1 में मैंने आपको थोड़ा बेसिक से समझाया, तो लेसन 2 में उससे थोड़ा सा ऊपर गए। अब हम आ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। जो पब्लिक फाइनेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक इकोनॉमिक्स में, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस जो एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपका बजट भी इंक्लूडेड हो जाता है और काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ होती है कि आप इसको नॉर्मली से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो आपको इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा जो ये जो सीरीज का नाम है वो है बेसिक इकोनॉमिक्स टू एडवांस इकोनॉमिक्स। तो अभी जो हम कर रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो अभी जो हम पब्लिक फाइनेंस में जो पढ़ेंगे, अभी हम वो एक बेसिक से पढ़ेंगे जो नॉर्मली आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो जिस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम अभी केवल उसको टारगेट करेंगे। जो ऑप्शनल में होता है, जो आपके जो सब्जेक्टिव होते हैं, उसको हम अपने एडवांस सीरीज में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को, जो है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में जो आज हम पढ़ेंगे वो है बजट, बजट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, मोशन, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और काफी कुछ इससे हटके कुछ और चीजें हम देखेंगे आज के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है आज का वो है बजट। तो बजट क्या होता है? बजट ऐसे कोई चीज होती है जो हम नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो बजट होता है वो इंस्टीट्यूशन के लिए भी किया जा सकता है, आपके घर के लिए भी यूज किया जा सकता है, या किसी अन्यथा और किसी चीज के लिए भी। आप बजट का आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दे देंगे आपके पीसीसी एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में कि बजट हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो ऐसा नहीं है। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, उसमें आर्टिकल 112 में मेंशन है फाइनेंशियल रिपोर्ट। आर्टिकल मेंशन नहीं है उसमें, उसमें बजट नाम मेंशन नहीं है। उसमें जो मेंशन है वो है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है कि जो हमारा जो बजट की जगह वो फाइनेंशियल रिपोर्ट है आर्टिकल 112 में। तो जब ये नॉर्मली जब ये बजट जब आता है तो ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो ये एक मनी बिल के तौर पे आता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल है, आप पढ़ रखा होगा आपने। तो ये आपका नॉर्मली जो रहता है पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें बजट को कैसे पास किया जाता है, कि उसमें क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। तो अब ये जो आज हम करेंगे केवल इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक करेंगे। तो जो बजट की जो बजट बनाने के लिए जो हमारी चीजें रहती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है। डिपार्टमेंटल कमेटी, तो जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो आपको कुछ रिकमेंडेशन देगी कि पूरे साल भर में कि इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए, इसको इतना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली होती है। जो लास्ट टाइम जो ये कमेटी थी वो थी 108। जो 102 थी वो थी सिविलियन मामले के लिए, एंड 6 जो थी वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के भी, वो एक रिकमेंडेशन देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा था साल भर में, अब हमारा ये हो गया, तो अब हमें इतने पैसे की आवश्यकता है। तो वो अगर उनको डिमांड सही लगती है तो वो क्या करते हैं, वो उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं और वो बजट में इंक्लूड कर दी जाती है। तो जीरो आउटकम से होगी, जीरो बजट से होगी, आउटकम बजट के थ्रू वो मानी जाएगी। तो नॉर्मली जो ये रहता है, अब हम जैसे देखते हैं कि कई बार ना बजट जब पेश किया जाता है, सपोज कीजिए बजट पेश किया जा रहा है कौन से ईयर के लिए, 2019 से 20 के लिए। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बजट का जो ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो ये जो अप्रैल टू मार्च होगा, सपोज कीजिए इसके लिए बजट पेश किया जाए, लेकिन ये बजट
पेश कब होगा? बजट जो पेश होगा आपका, प्रेजेंट होगा, वो होगा जनवरी में, ठीक है। वो जनवरी में प्रेजेंट होगा, तो वो कौन सा ईयर होगा आपका? होगा 18 से 19, यानी कि बजट आप अगले साल के लिए पेश करो फाइनेंशियल ईयर के तौर पे, ठीक है। तो जो इसमें डाटा कुछ होते हैं, 3 डाटा दिए जाते हैं कि कौन से इसमें डाटा इंक्लूडेड होता है। आप ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो हमारा बजट होता है ना, उसमें तीन डाटा प्रेजेंट होते हैं। पहला जो हमारा होता है एक्चुअल डाटा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रोविजनल डाटा, जिसको रिवाइज्ड भी बोलते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है बजटरी कमेटी, बजटरी कमेटी। तो देखिए एक्चुअल डाटा क्या होगा, जब डाटा जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो जो होगा 1 साल पहले का होगा, यानी कि एक्चुअल डाटा करंट ईयर का तो दे नहीं सकते क्योंकि अभी 3 महीने तो बच्चे हैं साल खत्म होने में। तो वो 1 साल पहले का जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो एक्चुअल डाटा होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर। तो सपोज कीजिए ये डाटा, ये बजट पेश किया जा रहा है, ये 19-20 का किया जा रहा है। तो जो एक्चुअल डाटा जो होगा ना, वो पेश किया जाएगा आपका 17 और 18 का पेश किया जाएगा आपका एक्चुअल डाटा। दूसरा हमारा जो है प्रोविजनल डाटा, प्रोविजनल यानी कि अभी फिक्स नहीं है, इन्होंने वो कर रखा है कि हिसाब लगा रखा है कि आगे 3 महीने में इतना खर्चा होगा या अभी तक का इतना है, तो उस हिसाब से वो आगे का डाटा पेश कर देते हैं। तो प्रोविजनल डाटा जो हमारा रहता है ना, रिवाइज डाटा, वो रहता है करंट ईयर का, करंट ईयर का, यानी कि 19-20 में पेश किया है ना, तो वो डाटा किसका होगा, 19-20 का तो अगले आने वाला साल है, तो आने वाला साल है वो अभी तो आया नहीं है, लेकिन हमारा करंट ईयर अभी कौन सा चल रहा है, हमारा करंट ईयर चल रहा है 18 से 19। तो हमारा जो प्रोविजनल डाटा होगा वो भी इसका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट का जो हमारा आता है, आ जाता है बजटरी एस्टिमेट। बजटरी एस्टिमेट रहता है कि हमारा जो आने वाला साल है ना, उसका क्या हम मान के चल रहे हैं कि क्या होने वाला है। कि बजट एस्टिमेट रहता है कि हमारा जो आने वाला साल है, जाहिर सी बात है आने वाला साल यानी कि 19-20 का, 1 ईयर आफ्टर the year in which the budget is present, the year in which the budget is present। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बजट किसके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, 18-19 के लिए, लेकिन अभी ईयर कौन सा चल रहा है, तो 19-20 के लिए बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, 18-19। तो हमारा जो ये प्रोविजनल, ये जो बजट एस्टिमेट होगा आने वाले साल के लिए होगा, यानी कि हमारा 19-20 के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी सी स्टेटमेंट आ जाती है, क्योंकि जब आपने अगर ये एकदम से क्लियर नहीं कर रखा ना, तो एग्जाम में थोड़ा सा वो दिमाग घूम सा जाता है कि एक्चुअल डाटा में कौन सा ईयर आएगा, प्रोविजनल में कौन सा आएगा, बजट एस्टिमेट में कौन सा आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल डाटा जो रहता है हमारा प्रीवियस ईयर का रहेगा। जैसे कि बजट जो पेश किया जाता है 1 साल आगे के लिए पेश किया जाता है, तो जो ईयर चल रहा है उससे पहले का ईयर का होगा, प्रोविजनल डाटा होगा करंट ईयर का होगा, बजट एस्टिमेट आने वाला का होगा। तो बस आपको बस ये 3 चीज़ें सिंपल याद रखनी है, तो आप जो है आपका कोई क्वेश्चन इसमें मिस नहीं होगा। तो बजट में ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, इसके टर्म्स में आप लिख सकते हैं ये प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा अवेयर रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट है ना, ये दोनों चीज़ें बंद करती है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट ARC रिपोर्ट आपकी आई थी 1960-70 के करीब। तो उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि भारत को जो है ना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और ये प्लान एक्सपेंडिचर से ना बाहर आना चाहिए, आउटकम बजट की तरफ आपको पेश होना चाहिए, कि आउटकम बजट की पहली रिकमेंडेशन वहाँ से आई थी। तो जो ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और करता था ना, इस तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि
आपको ये समझना जरूरी है, तभी आपको बजट ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आएगा। बेशक अब नहीं है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। प्लान एक्सपेंडिचर में आपके ना 5 ईयर प्लान जो होती थी ना, 5 ईयर प्लानिंग, जो आपका लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th था। 12th कब खत्म हुआ आपका? उसका पीरियड क्या था? 2012 से 2017। तो ये 12th यहाँ पे खत्म हुआ 2017 में, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। तो इसका जो बंद किया जाने का टाइम था 2017 था। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने ना 2005 और 6 के फिस्कल ईयर में ना आउटकम बजट अपना लिया था। आउटकम बजट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में इसमें इंट्रोड्यूस किया था कि आउटकम के आधार पर हम जो है अपना बजट तय किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी जितना मैंने समझा इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे जो मैं बोल रहा था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अब हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की तरफ देखते हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते थे। आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। दूसरा होता था डिफेंस सब्सिडी, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, अन्य और खर्चे मिसलेनियस की और भी कई खर्चे होते हैं जो आपको हमें नहीं लगते लेकिन हो जाते हैं। तो ये आपका जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता था। प्लान एक्सपेंडिचर में होता था 5 ईयर प्लान में ना हम प्लान बना के चलते थे कि यार 5 साल है, 1 साल में हम इस पे खर्चा करेंगे, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होया करता था वो फिक्स होया करता था। तो ये ऐसा हमारा जो है पहले ऐसा सिस्टम चला करता था, लेकिन 2017 से इसको हमने आउटडेटेड हो गया, अभी हम इस तरीके से नहीं करते हैं। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो अब हम करेंगे मोशन के आधार पे, कि मोशन क्या होता है। जैसे बिल पास वो जब हो रहा होता है ना, हम क्या बोलते हैं मोशन, जो आपका समझ लीजिए कि जब बजट पेश किया जाता है, तो बजट पेश किया जाता है ना, तो उसमें जो है एक एक चीज की पॉलिसी को लेकर ना चर्चा हो रही होती है, उस पर उसको पास करते हैं कि पॉलिसी पास होगी या नहीं होगी। अगर कोई भी पॉलिसी फेल हो जाती है ना, अगर कोई मोशन पास हो जाता है, टोकन का इकोनॉमिक वाला हो गया, या आपको कोई भी पॉलिसी पूरी डिसअप्रूव हो जाती है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी इस पर आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि मोशन पूछ ले जाएंगे कि ये कट कौन सा है, इकोनॉमिक कट कौन सा है, टोकन कट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से में क्या रहता है। तो जो आपकी 3 जो मेन है वो है टोकन कट, इकोनॉमी कट, एंड थर्ड आपका जो है डिसअप्रूवल, सॉरी डिसअप्रूवल, ठीक है। पूरी तरीके से जो है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, पूरी पॉलिसी कट होगी या केवल पॉलिसी कट भी कई बार आपको देखने को मिलता है। टोकन कट क्या रहता है? टोकन कट रहता है कि ये ना आप, पहले हम चलते हैं टोकन कट क्या रहता है। टोकन कट रहता है कि कोई पॉलिसी सपोज कीजिए 1 लाख की है, 1 लाख करोड़ की है, कैसे भी हो सकती है, तो उसकी जो डिमांड है ना, हम या तो 1 रुपये कम कर देंगे कि उन्होंने डिमांड करी सपोज कीजिए 1000 रुपये की, तो हमने पॉलिसी कितने की पास करी 999, तो वो 1 रुपया क्यों कम किया गया? 1 रुपया इसलिए नॉर्मली कम किया जाता है ये टोकन कट के आधार पे, जो अपोजिशन होता है ना वो अपनी ग्रीवेंसेस दिखा रहा होता है, अपना गुस्सा दिखा रहा होता है कि सरकार के प्रति कि हम जो है इसको 1 रुपया कम करेंगे, 1000 नहीं 1 रुपया करेंगे, ताकि सरकार को हमारा गुस्सा दिखे, वो हमारी डिमांडें नहीं मांगे, या अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है। तो टोकन कट का क्या रहता है कि डिमांड जो होती है रिड्यूस कर दी जाती है, डिमांड रिड्यूस बाय ₹1 और
₹100, यानी या तो ₹1 कट किया जाएगा या आपका ₹100 कट किया जाएगा। इसके बीच में आपका जो टोकन कट के आधार पर किया जाता है। ये जो नॉर्मली जो रहते हैं ग्रीवेंसेस शो करने के लिए की जाती है कि जो है हम सरकार से खुश नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इकोनॉमी कट। तो इकोनॉमी कट क्या रहता है? इकोनॉमी कट जो आपका रहता है ना, उसमें यह है कि आपकी जो है अमाउंट स्पेसिफिक कट कर ली जाती है। नोट कि आपकी 1 लाख रुपए की डिमांड थी तो जरूरी नहीं 100 रुपए या 1 रुपए, उसमें ये रहता है आपको 20,000 रुपए कम दिए, 30,000 रुपए कम दिए, डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि इसमें आप लिख सकते कट बाय स्पेसिफिक अमाउंट। और लास्ट है हमारा डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, ये लिख सकते हैं आप केवल। अगर ये पास हो जाता है तो सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि जो रहता है कि जो डिमांड है, सपोज कीजिए पॉलिसी की उन्होंने डिमांड करी थी 100 रुपए की, या आप सपोज कीजिए 1 लाख की डिमांड थी किसी पॉलिसी की, तो बिल पास हो गया तो वो डिमांड रिड्यूस होगी ₹2 यानी कि 1 लाख की जगह केवल ₹1 ही पास किया जाएगा। तो ये एक तरीके से पॉलिसी कट माना जाता है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि जो बहुमत होनी चाहिए तो सरकार की होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई पॉलिसी कट रही है, कोई पॉलिसी पास नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यानी कि इसका मतलब आप बहुमत में नहीं है। तो इसलिए ये होने पर सरकार जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाती है। अब जो रहता है ना, अब कुछ चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो मैंने मेन उसमें बाहर नहीं लिखी थी, तो मैं लिखना भूल गया था, लेकिन मुझे याद आ रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ना टर्मिनोलॉजी होती है। ये जो है अब ध्यान से लिखिएगा, ये है गिलोटिन। मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। तो गिलोटिन जो है ये जो है ना, जब बजट पेश किया जाता है तो जो नॉर्मली जो हमारी जो पुरानी जो संसद हुआ करती थी आज़ादी के बाद से, तो एक पॉलिसी एक बिल पे डिस्कशन किया करते थे। लेकिन जो आजकल का बजट है, बजट क्या होता है, काफी लेंदी होता है। ठीक है, काफी बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा होगा। बिल भी जो होंगे उसमें काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, और नॉर्मली क्या रहता है संसद में ना, सब कुछ ठीक तो रहता नहीं है। कोई ना कोई देश में मुद्दा चल रहा होता है तो अपोजिशन जो रहती है वो वहाँ पे उसका टाइम उठाती है मुद्दा। तो ऐसे में रहता है कि बजट अफेक्ट हो जाता है, बजट सेशन भी कभी कभार। तो बजट सेशन कभी कभार अफेक्ट हो जाता है, या कभी कभार ऐसा भी रहता है कि अपोजिशन या सरकार दोनों ही उसमें नहीं रहते, एक ही मूड में रहते हैं कि क्या डिस्कशन करना। वो एक ही तरीके से क्या करते हैं, सभी बिल को एक रूप से पास कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गिलोटिन। इसका मतलब क्या रहता है कि स्पीकर जो रहता है ना, वो बजट को वोट के लिए पेश कर देता है, डायरेक्टली कर देता है। स्पीकर पुट बजट डायरेक्टली टू वोट। अब कभी कभार क्या रहता है कि बजट का ना कुछ हिस्सा, जैसे कि पहले के टाइम पे अगर सही तौर पे मान लें हम, तो ऐसा रहता था कि बजट का 20% हिस्से पे तो इन्होंने डिस्कशन कर लिया, उस पर एक बिल पे वोटिंग कर ली। लेकिन बचे हुए 80% को इन्होंने किस पे डाल दिया, गिलोटिन पे डाल दिया कि इकट्ठा सब पकड़ो और उसको वोटिंग पे डाल दो। तो ये जो रहता है, ये नॉर्मली इस टर्म क्या मतलब है। तो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि गिलोटिन का मतलब क्या रहता है। अब कुछ चीज है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो आपकी ये टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये है हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर। अब नॉर्मली आप देखेंगे ना, जो भारत का जो अकाउंट होता है, सरकार के पास 3 अकाउंट रहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी। तो एक होता है हमारे पास अकाउंट, कितने होते हैं हमारे पास, एक होता है कंटीजेंसी अकाउंट। ठीक है, कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और लास्ट में हमारा जो रहता है पब्लिक अकाउंट। ये जो नॉर्मली 3 अकाउंट होते हैं सरकार के पास, इसमें सरकार जो है बजट या अकाउंट चल रहा होता है। तो कंटीजेंसी अकाउंट जो रहता है उसमें जो इसका कौन हकदार होता है, ये केवल प्रेसिडेंट
के पास रहता है। प्रेसिडेंट के पास ऐसा रहता है कि सपोज कीजिए कि अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही है, 6 महीने 2-3 महीने का गैप है, तो इसके ऊपर कोई संकट से आ जाता है, उन्हें पैसे की जरूरत है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है। अगर आप वहाँ उससे पैसे निकालो ना, तो सरकार से आपको पार्लियामेंट की परमिशन जरूरत पड़ती है। इसलिए तो बजट पास किया जाता है कि उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, तो पैसे निकालने के लिए वो बजट पास करवा देते कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो वो पास कर दिया जाता था। जब पहले जो होता था, पहले जब बिल पेश किया जाता था, वो किया जाता था फरवरी के लास्ट में पास किया जाता था। तो वो आखिर में जो पास होते होते वो अप्रैल हो जाया करता था लास्ट में। तो सरकार को के पास ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाया करती थी कि उन्हें थोड़ा सा एडवांस में पैसे मांगने पड़ते थे कि हमें इतने टाइम तक का खर्चा चाहिए। तो इन्होंने अब क्या करा, जनवरी महीने में शिफ्ट कर दिया, तो कि अब जो है नॉर्मली जो बिल रहता है वो पास हो जाता है आपके जब फिजिकल ईयर आपका जब खत्म हो रहा है तब तो वो पास हो जाता है। तो वो जो रहता है पैसे उनके पास पूरे रह जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उन्हें एडवांस में निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो जो रहता है पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट जो रहता है आपका पीएफ का अमाउंट हो गया या बाकी अन्य अन्य जो नेचुरल चीज, ये सब जो रहता है सरकार जिससे कमाती है वो पब्लिक अकाउंट में जो जाता है। अब जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, कई बार पूछ लिया जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है। चार्ज एक्सपेंडिचर वो चीज है जिसमें सरकार जिसमें जिसमें सरकार पैसे निकाल सकती है, मनी निकाल सकती है बिना पार्लियामेंट की परमिशन के। तो यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसी चीजें होती है कि जिसमें ना सरकार मनी निकाल सकती है, पार्लियामेंट के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। वो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर आपके होते हैं जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, आपकी पीएम की सैलरी हो गई, आपकी तो ये जो रहते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहती है जितनी भी रहती है ना, उनका जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो रख दिया जाता है। जैसे कि यूपीएससी हो गई, यूपीएससी के चेयरमैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, पेंशन हो गई इनकी। तो ये इसमें जो खर्चा आता है ना, ये सब किसमें इंक्लूड किया जाता है? चार्ज एक्सपेंडिचर में। इसमें जो रहता है बिल जो आपका जो है पास कराने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसका खर्चा कर सकते हो। तो ये जो है इसमें इंक्लूडेड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चार्ज एक्सपेंडिचर समझ में आएगा। चार्ज एक्सपेंडिचर वो यानी कि जो सैलरीज दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रिक्वायरमेंट जो पूरी की जाती है, उसमें आपको वो पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली वैसे ही निकाल सकते हैं विदाउट एनी पार्लियामेंट परमिशन। तो अब जो हमारा जो है वो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कैपिटल रिसीव्ड। कैपिटल रिसीव्ड जो रहता है, जब सरकार का जो अकाउंट होता है ना, तो नॉर्मली जब आप बजट पेश कर रहे हो ना, तो 3 चीज़ें होती है। रेवेन्यू, पैसे कहाँ से कमा रहे हो, एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, और लोन कितना है आपके पास। लोन जो होता है एक्सटर्नल भी हो जाता है। तो रेवेन्यू रहता है कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट होगी कि आपको कैसे पैसे कमाए, या रेवेन्यू रिसिप्ट होगी कि रेवेन्यू के थ्रू कैसे कमाए हैं। एक्सपेंडिचर हो गया सेम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लोन सरकार ने कहाँ से किसका लिया है। तो जो इसमें जो हमारा पहली चीज़ जो आती है ना, कैपिटल रिसिप्ट आती है। अब जो ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैपिटल रिसिप्ट में कौन सी एंट्री होती है, कौन से उस दूसरे अकाउंट में कौन सी एंट्री होती है। तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट में जो हमारी पहली एंट्री होती है ना, वो है लोन रिकवरी। आपने किसी देश को लोन दिया था या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया था, उसने आपका लोन वापस कर दिया, तो जैसे लोन वापस आ गया आप कैपिटल रिसिप्ट में एंट्री कर दोगे। दूसरा जो रहता है, सरकार ने किसी से लोन लिया, ठीक है, तो लोन लिया है तो वो किस में आएगा, कैपिटल रिसीव्ड में। किसी पर्टिकुलर करंट ईयर में अगर उन्होंने लोन लिया है या किसी लोन की इंस्टॉलमेंट आई है, तो वो उसमें कैपिटल रिसीव्ड में उसकी एंट्री होगी। थर्ड जो हमारा आ जाता है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में आपकी 3-4 एंट्री होती है, तो उसको आप यहाँ से लिखिएगा कि लॉन्ग टर्म
जी जैसे लॉन्ग टर्म कुछ रहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट रहते हैं लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्रोल्स, ठीक है। तो इसमें ऐसे इसमें क्या रहता है आपका, जैसे आपने देखा होगा ऑफिस वालों का पीएफ कटता है, ठीक है। तो पीएफ जो रहता है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, कि रिटायरमेंट तक रहता है, अगर बीच में आपको निकालने की जरूरत ना पड़े तो पीएफ कम से कम लंबे टाइम तक रहता है। फिर पोस्टल डिपॉजिट होते हैं, पोस्टल डिपॉजिट भी काफ़ी लंबे साल तक रहते हैं। ये ऐसे डिपॉजिट रहते हैं कि जिसमें आपको ना 10-15 साल के लिए अब इनको डिपॉजिट कर देते हैं, उससे पहले आप निकालने नहीं वाले होते। तो इसमें जो सरकार है ना ये फिक्स कर देती है। अब एक रहता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो रहती है, ये पोस्ट ऑफिस जो होता है ना ये निकालते हैं, कि ये जो स्कीम्स, ये स्मॉल सेविंग होता है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम। तो ये जो कुछ स्कीम्स होती है ना वो निकाल दी जाती है, 10-15 साल के निकाल दी जाती है। इसके बॉन्ड के इसको लाभ वो दिखा रहे होते हैं कि इंटरेस्टिंग रूप में, इसको बॉन्ड के तरीके से दिखा रहे होते हैं कि हम इतना % आपको ब्याज देंगे, या 10-15 साल तक आपके पैसे इतने हो जाएंगे। तो इसमें जो दो फेमस स्कीम है, वो पहली जो है आपकी वो है इंदिरा विकास पत्र, ठीक है, इंदिरा विकास पत्र। सेकंड है किसान विकास पत्र। थर्ड जो हमारा जो आता है, जो नॉर्मली आरबीआई के थ्रू होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन बोर्ड। ये जो होते हैं लंबे लंबे टाइम के लिए रहते हैं। तो ये जो सरकार, इसको जो फायदा होता है कैपिटल रिसीव्ड में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्मली जो कैपिटल रिसीव्ड काफी सिंपल है, और ये 3 ही एंट्रीज इसमें होती है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या एंट्री होती है ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले जो हमारी जो रहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, यानी कि कैपिटल का मतलब रहता है कि कोई चीज़ है, एसेट आप बना रहे हो, किसी चीज़ से आपका एसेट बन रहा हो ना उसको कैपिटल बोलते हैं। सबसे पहले डिफरेंस पता आपको होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब या कैपिटल रिसीट का मतलब रहता है जिससे आपकी कैपिटल बन रही हो, या उसमें बनने में खर्चा आया हो, आपने पे की हो, उससे कोई आपको गेन हुआ हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा जो लेता है लोन्स दिए हों, लोन्स किसको दिए हों, लोन्स दे आप किसी को भी दे सकते हैं। सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं जो आपको बता रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बता रहा हूँ। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको लोन दिए हो, स्टेट्स को दिए हों, यूटी को दिए हों, पीएसयूज को दिए हों, या कंट्रीज को दिए हों, ठीक है। ये बैंक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लोन होता है, सरकार दे देती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके आते हैं। दूसरा जो होता है, सरकार ने लोन की पेमेंट कर दी, जैसे आपने कैपिटल रिसीव्ड में लिखा था ना बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, तो आपको चुकाना भी तो पड़ेगा। जैसे आप लोन चुकाएंगे तो वो आपकी लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, क्योंकि लोन्स जो रहते हैं काफ़ी बड़ी पेमेंट होती है। रीपेमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब तीसरा जो इसमें होया करता था ना, प्लान एक्सपेंडिचर होया करता था, लेकिन वो अब हट गया क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने समाप्त कर दी है। तो ये भी होया करता था। फोर्थ इसमें जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आर्मी पे जो एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंड मोर प्रिसाइसली डिफेंस पे, ठीक है। जैसे कि राफेल जो खरीदे वो राफेल जितने भी आए, पहले 108 बोल रहे थे, फिर 36, जितने भी एंड में आए, तो वो जो है एक जो राफेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारा जिससे डिफेंस की ताकत बढ़ी, उनका कैपिटल बढ़ा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे आते हैं। पांचवा हमारा है जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में हमारा जो रहता है, जिसमें रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना हो, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, बड़ा खर्चा आता है, या पूरे वाटर सप्लाई की पूरी आपके यहाँ लाइन बिछ रही हो, चाहे सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा या पोस्टल डिपार्टमेंट की नई कोई स्कीम्स लॉन्च करी जा रही है, उसका रिहैब किया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, तो ये आपका इसमें आता है। और अदर जो आपका जो रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आपने पीएफ तो ले लिया था, पीएफ आप पेमेंट भी तो करोगे ना आप,
तो पीएफ की पेमेंट के लिए जब करते हैं उसमें हमारी अदर लायबिलिटीज में आ जाता है, या किसान पत्र जो रहता है उसका जब आपकी पेमेंट करनी होगी तो वो इसमें आएगी अदर लायबिलिटीज में। जैसे पीएफ की पेमेंट करनी है रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट। नॉर्मली लोग रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा लेते हैं, अगर उससे पहले लेते हैं तो उन्हें चार्जेस पे करने पड़ते। अब ये नियम निकाल दिया तो किसान विकास पत्र और ये जो आपका आ गया किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र, ये भी अदर लायबिलिटीज में आपका आ जाता है जब आपको इसकी पेमेंट करने का टाइम होता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा, अब इसमें एंटिस कई बार पूछते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये जिससे कैपिटल क्रिएट ना हो रहा हो, जो आपका नॉर्मली जो साल भर का जो खर्चा आ रहा हो या जो फिक्स रहता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रहता है। जैसे कि इसमें जो पहली एंट्री आती है इंटरेस्ट पेमेंट, लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट तो देंगे, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट आपकी किसकी आ जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दूसरा सैलरीज, पेंशन एंड पीएफ जो रहता है कि अगर नॉर्मली जो पीएफ गवर्नमेंट प्रोवाइड वो पेड करती है ना, पीएफ का कुछ हिस्सा आपको देना पड़ता है, कुछ सरकार देती है, तो जो सरकार का हिस्सा रहता है वो इसमें आ जाता है। अगर आप 1000 रुपये दे रहे हो तो सरकार भी 1000 रुपये देगी, कुछ लिमिट तक रहता है पोस्ट के हिसाब से, और ये 5000 रुपये तक रहता है, केवल सरकार केवल 5000 रुपये तक देगी, चाहे 15000 रुपये दीजिए 20000 रुपये दीजिए। तो जो भी हिस्सा रहता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है सरकार के अकाउंट में। तीसरा जो आपका रहता है सब्सिडीज, जो सब्सिडीज कहीं चल रही होती है, फूड सब्सिडी हो गई, ठीक है, आपकी जो पेस्टिसाइड्स होंगे उस पर जो भी होती है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रहता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर नॉर्मल वाला, जिसमें आपको कोई कैपिटल क्रिएट ही नहीं हो रहा, कैपिटल क्रिएट होने पे ही उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा है अब कोई डेफिसिट आ रहा हो उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे पोस्टल डेफिसिट होता है कि डाकघरों का कोई डेफिसिट आ रहा है तो उसको पेमेंट कर दी, तो वो आपका इसमें आ जाता है। अगला है हमारा लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर, जैसे कि पुलिस व्यवस्था मेंटेन करने में उनको खर्चा कितना आ रहा है, या सोशल सर्विसेज हो गई हमारी, सोशल सर्विसेज जो चलिए सोशल स्कीम्स जो चल रही हैं उसमें वॉलंटियर ये सब चीज़ लगते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें आ रहा होता है। जैसे सोशल सर्विसेज में आप वही एजुकेशन हो गया, अगर जिसमें कैपिटल क्रिएट नहीं हो रही है आपकी, लेकिन बाकी वैसे जो खर्च आ रहे हैं ये इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं, या कोई आपकी स्कीम हो गई पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम। और जो लास्ट में जो हमारा आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन स्टेट। लोन नहीं, ग्रांट, ध्यान रखिएगा। लोन जो है वो आपका जो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और जो ग्रांट दिए जाते हैं यानी कि आर्थिक सहायता दी जाती है वो आपका जो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, जो सहायता दी जाएगी। तो ये जो है 7 टॉपिक्स हैं, ये आप उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे कि कौन कौन से केस में क्या आते हैं। तो आपको देखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट, जो सर लोन लिया तो उसकी इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी, सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, पीएफ पेड बाय द गवर्नमेंट, पीएफ यानी कि सरकार के जो इस समय पीएफ पेड किया जाता है, सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर जिसमें कोई कैपिटल क्रिएट ना हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर, सेम बेसिक है, बस आपको लास्ट का याद रखना है कि जो ग्रांट्स गिवन किए इंडियन स्टेट ने, गवर्नमेंट ने इंडियन स्टेट को या फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है। लास्ट, अब हमारा लास्ट का टॉपिक पे अब चलते हैं जो कि है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट होता है कि सरकार को आमदनी कहाँ से हो रही है, तो सरकार की जो पहले आमदनी हो रही थी टैक्स हो रही होती है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स तो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका कौन सा आ जाता है, इनकम आ जाता है, वेल्थ आ जाता है, एंड जो इनडायरेक्ट जो रहता है कि ये आपके एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। तो आपको बस एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट टैक्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि वो आपको खुद को पे करना पड़ता है, इनडायरेक्ट को पे आप दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं।
दूसरा जो है आपका टैक्स रेवेन्यू हो गया, तो दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें जो आपका आ जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड जो पीएसयूज का होता है, जो पूरे साल भर में जो अर्न करती है वो इसमें आपको नजर आ जाता है। और दूसरा जो रहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया बी, इंटरेस्ट रिसीव्ड करती है, यानी कि सरकार ने किसी को लोन दे रखा होगा ना, पूरे किसी दूसरे देश को या स्टेट को, तो अगर उन्होंने उसको ब्याज के तौर पर दे रखा है तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो हमारा जो सरकार है जो रेवेन्यू करती है, रिसीव करती है, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव करती है लोन पे, तो वो आपका जो रहता है रेवेन्यू रिसीव में आ जाता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है जैसे कि फिजिकल सर्विसेज हो गई, कुछ जो सर्विसेज हो गई फिजिकल सर्विसेज, जैसे आपकी जो रहेगी स्टैंप, आप जब बनवाते हैं स्टैंप, ठीक है, ये सिक्के बन रहे होते हैं, सिक्के बन रहे होते हैं, मेटल प्रिंटिंग हो रही होती है, ये भी आपके किस में आते हैं, रेवेन्यू रिसीव में आ रहे होते हैं, जब आप जो इसको फायदा हो रहा होता है। अगला जो है हमारा वो है जनरल सर्विसेज में आपको वही जब एजुकेशन दे रहे हैं या आप पोस्टल का कर रहे हैं तो उससे आपको कुछ फीस आप रख रहे होते हैं। तो जो फीस आपको हासिल हो रही होती है वो आपको इसमें इंक्लूडेड होती है, उसको सॉरी रेवेन्यू रिसीव में होती है। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में जब आप डिमांड डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ रहे होते हैं, तो वो जो सरकारी बैंक है वो सुबह जो एंड में हो रहा होता है उससे रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार को हासिल हो रही होती है। या आपने इलेक्ट पावर का रख दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कई जगह पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी होगी, तो सरकार उसको बांटती है, तो उससे जो पैसे हासिल हो रहे होते हैं तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आधा होता है। सेम जो रहता है इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस से जो उन्हें पैसे हासिल हो रहे होते हैं सरकार को। लास्ट में हमारा एक और है हमारा फीस, किसी चीज़ की फीस रख दी है या पेनल्टी हो गई या फाइन सरकार ने किसी को इम्पोज कर दिया, तो जो भी चीज़ इनके पास आ रही होती है ये भी इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में होती है। और लास्ट में जो रहता है, जैसे आपने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या रहता है, ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट, या स्टेट को देंगे या फॉरेन कंट्रीज को। अब इसमें एक चीज आती है ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट द लोन, ग्रांट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देख रहे हो तो बाहर से आएंगे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे देख रहे हो तो सेंटर भी दे सकती है और आपकी बाहर के देश भी उसमें मदद कर सकते हैं। तो जो ये हमारा जो था, अभी हम देखते हैं कि हमारे शायद आज के सारे टॉपिक पूरे हो गए। हाँ, आज के हमारे सारे टॉपिक पूरे हो गए, और बल्कि हमने एक दो टॉपिक पे ज़्यादा ही बात करी है। क्लूटिन हो गया, आपका चार्ज एक्सपेंडिचर हो गया। तो जो आज का जो हमारा जो था वीडियो केवल यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मैं आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ लेसन 4 के साथ। तो जब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।